हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फाइन क्लासेस ऑफिशियल। आज हम लोग हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पे बात करेंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा में 5 मार्क्स का आता है। सबसे पहला प्रश्न है, गद्य तथा पद्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि गद्य और पद्य में क्या अंतर है। मस्तिष्क और हृदय की न्यूनाधिक क्रियात्मकता के परिणाम स्वरूप ही अभिव्यक्ति के इन दो रूपों को हम गद्य साहित्य और पद्य साहित्य कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि गद्य साहित्य वह साहित्य है जिसमें हमारे मस्तिष्क की प्रधानता होती है और हमारे मस्तिष्क की क्रियात्मकता के परिणाम स्वरूप ही गद्य साहित्य का आविर्भाव होता है, और हमारे हृदय की प्रधानता होती है पद्य साहित्य में। यानी कि हृदय की क्रियात्मकता के कारण ही पद्य साहित्य का आविर्भाव होता है। गद्य के माध्यम से अपने भाव और विचारों को सहज और प्राकृतिक रूप से प्रकट किया जा सकता है। यानी कि गद्य के माध्यम से हम अपने भाव और विचारों को एकदम साधारण और सहज रूप से और प्राकृतिक रूप से प्रकट कर सकते हैं, और इसी का छद्मबद्ध यानी कि छद्म से यानी कि लय और छद्म से बंधा हुआ रूप, जिसमें क्रमबद्ध ताल और गति के प्रबंधन की कलापूर्ण अभिव्यक्ति रागात्मक मनोभावों के साथ उपस्थित हो, वह पद्य या काव्य कहलाता है। यानी कि पद्य और काव्य में, पद्य कहें या काव्य कहें, यह हमारे हृदय से उत्पन्न होता है और ये लय और छंद युक्त होता है। गद्य के विकास का इतिहास। गद्य का प्रथम विकास सामान्य बोलचाल की भाषा के रूप में होता है। गद्य का जो पहला विकास होता है वो सामान्य बोलचाल की भाषा में होता है। इतिहास, दर्शन तथा विभिन्न ज्ञान विज्ञान की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे गद्य की मध्यम स्थिति माना जा सकता है। यानी इतिहास या दर्शन में विभिन्न ज्ञान विज्ञान की अभिव्यक्ति के लिए जिस भाषा का प्रयोग होता है, ठीक है, जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे गद्य के मध्यम स्थिति मानी जा सकती है। यानी कि पूर्ण रूप से गद्य न होकर के वो गद्य की क्या है, मध्यम स्थिति है। भाषा रूपों के विकास की दृष्टि से गद्य के 3 वर्ग उपलब्ध हैं। सबसे पहला, विज्ञान, सौंदर्य शास्त्र, आलोचना, दर्शन, विधि आदि के लिए विवेचनात्मक। यानी विज्ञान के लिए, सौंदर्य शास्त्र के लिए, आलोचना के लिए और दर्शन आदि विधियों के लिए आलोचनात्मक विधि है। दूसरा, ललित निबंध, गद्य गीत, नाटक आदि के लिए भावात्मक। यानी कि ललित निबंध, गद्य गीत, गद्य में भी गीत आते हैं तो उसी की बात की जा रही है, गद्य गीत और नाटक आदि ये मनुष्य के हृदय की भावात्मक क्रियाओं से जुड़े हुए गद्य हैं। तीसरा है इतिहास, जीवनी, यात्रा आदि के लिए वर्णनात्मक। ठीक है, इतिहास और जीवनी तथा यात्रा वृत्त के लिए जो गद्य का विकास हुआ है वो कैसा हुआ है, वर्णनात्मक विकास हुआ है। इस प्रकार से विकास की दृष्टि से गद्य के 3 वर्ग उपलब्ध हैं। एक विवेचनात्मक, जिसमें चीजों की विवेचना की गई है। एक भावात्मक, जिसमें गद्य को भावात्मक रूप प्रदान किया गया है, गद्य को एक भावात्मक रूप प्रदान किया गया है। और एक है वर्णनात्मक, जिसमें गद्य का वर्णन के रूप में प्रयोग किया गया है। हिंदी गद्य का आविर्भाव, यानी कि हिंदी गद्य की उत्पत्ति, प्रारंभ कब से हुआ है। हिंदी गद्य की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी के नवजागरण काल में हुई। उस समय हमारा देश मध्यकालीन रूढ़ियों से मुक्त हो रहा था तथा पश्चिम से आती हुई नवीन सांस्कृतिक चेतना को अपना रहा था। हिंदी गद्य की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में जो नवजागरण काल हुआ था उसी समय से माना जाता है कि हिंदी गद्य की उत्पत्ति हुई है। और उस समय हमारा जो देश था वो मध्यकालीन रूढ़ियों से मुक्त हो रहा था। यानी कि मध्यकालीन में जो रूढ़िवादी व्यवस्था चली थी उससे धीरे धीरे करके मुक्त हो रहा था। साथ ही साथ पश्चिम से आती हुई नवीन सांस्कृतिक चेतना को भी अपना रहा था। नई नई सांस्कृतिक चेतनाओं को जो कि पश्चिम से आ रही थी उसको हमारा देश अपना रहा था।
हमारे सामाजिक जीवन को प्रत्यक्ष रूप से आधुनिक विचार, नवीन शिक्षा पद्धति और नए वैज्ञानिक आविष्कार प्रभावित कर रहे थे। अतः साहित्य में भी उनका प्रभाव प्रदर्शित होना स्वाभाविक था। इसी कारण से उनका प्रभाव साहित्य पर भी पड़ा। 17वीं शताब्दी तक की लिखी हुई रचनाएं गोस्वामी विट्ठल दास का श्रृंगार रसमंडन, 17वीं शताब्दी में जो रचनाएं की गई थी जिसमें अहम था गोस्वामी विट्ठलनाथ का लिखा हुआ श्रृंगार रसमंडन। वैकुंठ मणि शुक्ल के अगहन महात्मय और वैशाख महात्मय, वैकुंठ मणि शुक्ल जी का लिखा हुआ अगहन महात्मय और वैशाख महात्मय, गोकुलनाथ जी का लिखा हुआ 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, नाभादास का अष्टयाम तथा लल्लू लाल कृत यानी कि लल्लू लाल जी के द्वारा लिखित माधव विलास आदि विशेष रूप से कथनीय है। लल्लू लाल जी के द्वारा लिखित माधव विलास, ये सब क्या है? ये सब रचनाएं उस समय की सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है। खड़ी बोली गद्य का विकास। खड़ी बोली का उद्भव सौर सैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ। खड़ी बोली गद्य का जो उद्भव है वो सौर सैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ था। इसका क्षेत्र देहरादून का मैदानी भाग, दिल्ली, मेरठ, रामपुर, मुरादाबाद है। खड़ी बोली गद्य का विकास मुख्य रूप से निम्नलिखित युगों में हुआ है। खड़ी बोली गद्य का विकास निम्नलिखित युगों में हुआ है। इसमें पहला है भारतेंदु पूर्व युग। भारतेंदु पूर्व युग 13वीं शताब्दी के मध्य से 1868 ईस्वी तक चला। उसके बाद से दूसरा चालू हुआ भारतेंदु युग। भारतेंदु युग 1868 से 1900 ईस्वी तक चला। उसके बाद से शुरू हुआ द्विवेदी युग। द्विवेदी युग भी 1900 से 1922 ईस्वी तक चला था। उसके बाद शुक्ल युग। शुक्ल युग या इसको छायावादी युग के नाम से भी जाना जाता है। यह 1919 से लेकर 1938 तक था। उसके बाद से आता है शुक्लोत्तर युग यानी शुक्ल जी के बाद का युग। ये इसको छायावादोत्तर युग भी कहते हैं। यह 1938 से लेकर 1947 यानी कि आज़ादी के समय तक चला था। उसके बाद से आता है स्वतंत्रतायोत्तर युग या इसको वर्तमान युग भी कहते हैं, जो 1947 से लेकर के अब तक है। सबसे पहला युग है भारतेंदु पूर्व युग यानी भारतेंदु जी से पहले का युग। खड़ी बोली गद्य के प्रथम दर्शन अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा, जो कि 1570 ईस्वी में लिखी गई थी, नामक ग्रंथ से होती है। यानी कि खड़ी बोली गद्य का जो दर्शन होता है, जो पहला दर्शन होता है, वो अकबर के जो दरबारी कवि थे, अकबर के दरबार में जो कवि थे, कवि गंग, उनकी जो रचना थी चंद छंद वर्णन की महिमा, उसमें देखने को मिलती है। इसे खड़ी बोली का प्रथम गद्य भी माना जाता है। इसके बाद से राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ नामक रचना खड़ी बोली में लिखी, जिसे खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ कहा जाता है। यह जो है योग वासिष्ठ प्रथम गद्य ग्रंथ है, खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ है, याद रखिएगा। हिंदी के विकास में सर्वप्रथम फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता का योगदान रहा है। इसके आचार्य जॉन गिलक्राइस्ट ने भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासकों को हिंदी सिखाने के लिए उन्होंने एक व्याकरण और एक शब्दकोश की रचना की। यानी कि जो आचार्य जॉन गिलक्राइस्ट थे, उन्होंने हिंदी भाषाओं के अध्ययन करने के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रशासक थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने वाले थे, उनको हिंदी सिखाने के लिए व्याकरण और शब्दकोश की रचना की। हिंदी के शब्दकोश और व्याकरण की रचना की। इसके बाद से ईसा अल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी ठेठ बोलचाल की भाषा में लिखी। इसके बाद लल्लू लाल की 14 रचनाएं बताई जाती हैं। लल्लू लाल जी की 14 रचनाएं बताई जाती हैं। प्रेम सागर उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है, यानी कि उनके द्वारा लिखी गई सबसे प्रसिद्ध कृति है प्रेम सागर।
सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान का 1830 ईस्वी में अध्यात्म रामायण और रामचरित्र की रचना की। सदा सुखलाल ने अपने सहयोगियों की तुलना में कम लिखा है। सुख सागर इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। सदा सुखलाल जी की सबसे प्रसिद्ध रचना है सुख सागर। इसके बाद हिंदी के विकास में पत्र पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यानी कि जो पत्र लिखे जाते थे, पत्रिकाएं छपती थी, उनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है हिंदी के विकास में। भारतेंदु पूर्व काल में हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड या जो कि 1826 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। यानी कह सकते हैं कि हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड है। 1828 में कलकत्ता से बंगदूत का प्रकाशन आरंभ हुआ। कलकत्ता में बंगदूत का प्रकाशन भी, बंगदूत भी एक समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन कलकत्ता से प्रारंभ हुआ, जिसे 1829 में सरकार ने बंद करवा दिया। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।